हम बचपन से ही गाना सुनते आ रहे हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। क्या सच में हमारा देश इतना अमीर है या फिर था? जी हाँ, एंशियंट और मिडल हिस्ट्री में दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट कंट्री में हमारा देश भारत आता था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि हम एक डेवलपिंग कंट्री बन के रह गए हैं और हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों को आज अगर सोना खरीदना है तो भी 10 बार सोचना पड़ता है। इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो स्टोन एज से लेकर मॉडर्न इंडिया तक का हम सफर देखेंगे और वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर व्हाई इंडिया की सिचुएशन आज ऐसी है। तो वैसे पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री देखी जाए तो स्टोन एज पीरियड सब में कॉमन है। फिर स्टोन एज पीरियड के बाद हमारे यहाँ आता है इंडियन हिस्ट्री में वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में सिंपल था, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण ऐसे कैटेगरीज बनाए गए थे और सब लोग अपना अपना काम करते थे। मनी की इतनी ज़्यादा वैल्यू उस वक्त थी नहीं। अभी वैदिक पीरियड के बाद इंडिया में कॉन्टिनेंट्स बनना स्टार्ट हो गए और जिस सामने आए 16 महाजनपद। अभी ये महाजनपद क्या थे? आज जैसे डिफरेंट स्टेट्स है वैसे उस समय डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स थे जहाँ के किंग अपने एरिया पे रूल करते थे। लेकिन उस वक्त भी हर कोई अपना अपना काम करता था, जिसके पास जो है वो शेयर करके सब कुछ चलता था। मनी का अब भी इतना वैल्यू नहीं था, लेकिन हर एक किंग के पास अपना बड़ा बड़ा ट्रेजर था। क्योंकि इंडिया में पहले से ही सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बहुत अमाउंट में थे। हमारे यहाँ सोना चांदी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, तो हर एक किंग के पास ट्रेजर तो बहुत था। अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली इतनी रिच है तो डेफिनेटली बाहर के लोग तो यहाँ आएंगी। फिर इंडिया में आए इंडो ग्रीक्स और इंडो ग्रीक्स ने यहाँ पे कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर दिए। अब ये कॉइन्स का यूज बेसिकली उस वक्त इसलिए था कि वो अपने किंग्स को या फिर अपने रिलीजन और इंडियन रिलीजन को मिला के वो पॉइंट पे नोट करके लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। बेसिकली इसलिए कॉइन्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेकिन उसके बाद इंडिया में भी कॉइन्स बनने स्टार्ट हो गए। अभी इंडिया में ईरान और अफगान से भी अटैक होना स्टार्ट हो गए थे। महमूद गजनी इसने इंडिया पे तकरीबन 17 बार अटैक किया, उसमें से कुछ फेल भी हुए, लेकिन सोमनाथ मंदिर पे उसने इतनी बार अटैक किया कि उसका पूरा ट्रेजर उसने हड़प लिया था। फिर उसके बाद मोहम्मद घोरी के अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया में दिल्ली पे हमला करके दिल्ली पे अपनी सल्तनत यानी डायनेस्टी बना दी, क्योंकि दिल्ली को उस वक्त भी इंडिया का सेंटर माना जाता था। अभी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी डायनेस्टी बना ली। फिर उसके बाद कई सारे वॉर्स हुए, कई सारे किंग्स ने अटैक किया, बाहर से अटैक हुए और दिल्ली की डायनेस्टी हमेशा बदलती रही। लेकिन इस दौरान मंगोल्स यानी जो आज मुगल्स के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इंडिया पे अटैक्स करना चालू कर दिया। और उनका कैसा था, वो अटैक करते थे, किंग्स को हरा देते थे और सारा ट्रेजर अपने पास में हड़प लेते थे। तो इस वजह से इंडिया का जो ट्रेजर है वो डे बाय डे कम होता चला गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुगल सम्राट बाबर ने दिल्ली में अपनी डायनेस्टी बना ली। अभी क्या हुआ कि मुगल्स यहाँ के किंग्स बन गए थे, तो उन्हें यहाँ पे सत्ता प्रस्थापित करनी थी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुगल पूरी तरह से खराब थे या फिर उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये भी नहीं कह सकते कि एज अ किंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुगल सल्तनत के शाहजहां ने ही आगरा का ताजमहल या फिर दिल्ली में लाल किला बनाया है। कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स शाहजहां के वक्त पे बनाए गए। इतना नहीं, शाहजहां ने इंडियन इकोनॉमी को इतना बढ़ाया कि उस वक्त इंडिया का जीडीपी 23% तक बढ़ गया था। लेकिन बाद में शाहजहां के बाद सत्ता पे आया औरंगजेब, और औरंगजेब वॉज लिटरली अ क्रूएल किंग। उसने अपने सत्ता का विस्तार तो किया, लेकिन जनता पे इतना जुल्म जबरदस्ती किया and he became a destroyer for India. Finally 1707 में उसकी भी डेथ हो गई और मुगल सल्तनत उसके बाद गिर सी गई। लेकिन अभी पिक्चर यहीं भी खत्म नहीं होती। अभी तक इंडिया फिर भी वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिकली ठीक ठाक ही था, लेकिन अभी फाइनल अटैक बाकी था और वो था ब्रिटिशर्स का। अभी ब्रिटिश जो है, इन्होंने इंडिया पे सिर्फ रूल नहीं किया, तो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडिया का एज ए एसेट यानी इनकम सोर्स जैसा इस्तेमाल किया। ब्रिटिशर्स के पीरियड में इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो इंडिया में वैसे भी थी नहीं, और जो टाटा स्टील जैसी इंडस्ट्रीज थी उन्हें भी सिर्फ जो ब्रिटिश को यूज आया ऐसा है हाई लेवल का स्टील ही बनाने के लिए परमिशन थी। तो जो लोकल स्टील इंडियन मार्केट में बिकता था वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। और इंडियन बिजनेसेस जो मोस्टली हैंडक्राफ्ट बेस्ड थे, क्योंकि इंडिया में मशीन्स
या फिर हाई टेक्निक्स अवेलेबल ही नहीं थी। अब जब ये माल आउट ऑफ द कंट्री बिकने के लिए जाता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर 80% टैक्स लगाती थी। ऑलरेडी हैंडक्राफ्ट चीज़ें एक्सपेंसिव, उस पर 80% टैक्स, तो उस चीज़ की डिमांड आउट ऑफ द कंट्री पूरी तरह से रुक गई थी। और ब्रिटिश जो थे वो हाई लेवल की मशीनरी यूज़ करके अपनी चीज़ें सस्ते में बेच रहे थे। तो ब्रिटिश बिजनेस बढ़ रहा था और इंडियन बिजनेस पूरी तरह से डूब रहा था। अभी फार्मर्स भी इस वक्त बहुत परेशानियां झेल रहे थे क्योंकि अमाउंट ऑफ टैक्स किसानों को ब्रिटिश को देना ही पड़ता था। इसलिए वो साहूकार से फिर कर्जा लेते थे और कर्जा यानी लोन वो अगर नहीं फिर से भर पाते थे तो फिर उनके पास सुसाइड, ये एक ही ऑप्शन बचता था। 1950 से लेके 2000 में इंडिया में फूड के स्कैरसिटी की वजह से ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ पीपल की डेथ हो गई, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश पीरियड में इंडिया में फूड की स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ना तो इंडस्ट्रीज ग्रो हो रहे थे, ना तो एग्रीकल्चर ठीक से चल रहा था, सिर्फ इंडिया का एज ए एसेट इस्तेमाल हो रहा था। और इस प्रकार इंडियन इकोनॉमी जो शाहजहां के पीरियड में 23% जीडीपी था वो अब 2% जीडीपी पे आके रुक गया। इसलिए इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली और टेक्निकली पूरी तरह से बिखर गया था। फिर 1947 में हम आज़ाद हुए, हमें वी बिकम इंडिपेंडेंट, लेकिन स्टिल वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज के डेट में अगर हम एक डेवलपिंग कंट्री है तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। और अगर ऐसे ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में वी विल डेफिनेटली वन ऑफ द developed countries in the world. So let's hope for the best. So let's we all youngsters put our all efforts to make our country fully developed in next few years, and that will be very big achievement for us. So that's it about today's topic. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।